नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा है मानव अधिकार के लिए विश्व भर में काम करने वाले संगठन ह्यूमन राइट वॉच की, क्योंकि हाल ही में इस संगठन के द्वारा इसकी वैश्विक रिपोर्ट्स वर्ष 2024 की जारी की गई है और इस रिपोर्ट में भारत में मानव अधिकार को लेकर सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव करने के कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और यही नहीं, इस संगठन का ये भी कहना है कि मानव अधिकार के मोर्चे पर जो भारत का रुख है, भारत की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो भी सही नहीं है। यानी उनके ऊपर भी क्या है कि इस संगठन ने प्रश्न खड़ा किए हैं। और इसी के साथ इस संगठन का ये भी कहना है कि अधिकारों के सम्मान करने वाले लोकतंत्र के रूप में भारत की जो वैश्विक नेतृत्व की जो भागीदारी है वो भी कमजोर हुई है। तो यही आज हमारे चर्चा का मुद्दा है और इसी मुद्दे के संदर्भ में इसके विभिन्न पहलू कि आखिर ये ह्यूमन राइट वॉच क्या है, इसकी वैश्विक रिपोर्ट क्या है और इस रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में कौन से वे गंभीर आरोप लगाए गए हैं या कौन से वे प्रश्न पूछे गए हैं, किस आधार पर भारत की आलोचना की गई है। और इसी के साथ ये भी देखेंगे कि इस जो ह्यूमन राइट वॉच की जो वार्षिक रिपोर्ट 2024 है उसमें भारत के संदर्भ में कौन सी घटनाओं का जिक्र किया गया है। और इसी के बाद हम देख लेंगे कि भारत के संविधान में जो भाषाई या जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनको कौन से अधिकार हमारे संविधान में किस आर्टिकल के तहत प्रदान किए गए, और फिर अंत में अपनी जो परिपाटी है उसके अनुसार प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो यही आज हमारे सेशन के महत्वपूर्ण पहलू होंगे। तो सबसे पहले हम इस न्यूज को देख लेते हैं। ये बीबीसी की न्यूज है, न्यूज की हेडलाइंस है ह्यूमन राइट वॉच की जो वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 आई है उसमें भारत में मानव अधिकार को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो यही आज हमारे मुद्दा है, यही सीसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहले ही हमने बताया कि ह्यूमन राइट क्या है कि एक दुनिया भर में मानव अधिकार से संबंध में काम करने वाला एक संगठन है, उसी की रिपोर्ट आई है जो वार्षिक रिपोर्ट है। ये प्रत्येक वर्ष ये रिपोर्ट यह संगठन जारी करता है और इसी रिपोर्ट की क्या है कि ये वर्ष 2024 की ये रिपोर्ट है और इसी के संदर्भ में भारत सरकार पे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और वो जो आरोप है वो मूल रूप से धार्मिक जो अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव को आधार बनाकर लगाए गए हैं। तो यही पूरा मुद्दा है और इसी मुद्दे के संदर्भ में आज हम पूरा समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में कौन से आरोप लगाए गए हैं या कौन सी बातें कही गई हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला आरोप लगाया गया है या कह सकते हैं जो प्रश्न किया गया है, ये कहा गया है कि जो भारत की सरकार है या जो कह सकते हैं वर्तमान में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसको इस रिपोर्ट में हिंदू राष्ट्रवादी सरकार का दर्जा दिया गया है। यानी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान सरकार एक हिंदू राष्ट्रवादी सरकार है। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा आरोप लगाया गया है कि सरकार ने अपने आलोचकों को क्या किया है, गिरफ्तार किया है, उनके ऊपर आतंकवाद या कह सकते हैं कि राजनैतिक प्रेरित कह सकते हैं आपराधिक आरोप लगाए हैं। और उसमें कौन मूल रूप से शामिल है, तो सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और ये भी कह सकते हैं कि इसमें विपक्षी दल के नेता भी शामिल है। और इसी के साथ जो आरोप लगाए गए हैं इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इसी के संदर्भ में सरकार ने छापे मारकर वित्तीय आरोप या कह सकते हैं कि वित्तीय अनियमितता के आरोप क्या है कि इन पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या विपक्षी नेताओं पर लगाए हैं। और साथ ही क्या है कि इनको परेशान किया है। इन आरोपों के साथ ही क्या है कि इस रिपोर्ट में सरकार की जो भेदभाव और कह सकते हैं जो विभाजनकारी नीतियां हैं उसके कारण ये कहा है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ क्या है कि वर्ष 2023 में काफ़ी हिंसाएं बढ़ी है। तो इस तरह से क्या है कि इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें कही गई हैं। इसी में कहा गया है कि जो सरकारी तंत्र है
इसके लिए क्या है कि जिम्मेदार है, और लोगों की जवाबदेही तय करने के बजाय क्या है कि इसमें पीड़ितों को सजा दी गई है और सवाल उठाने वालों के खिलाफ क्या की गई है, कार्रवाई की गई है। और इसी से क्या है कि ये पूरा डर का माहौल उत्पन्न हुआ है, और जो सरकार की आलोचना करने वाले हैं उनके अंदर का क्या है कि डर बैठने की बात भी इस रिपोर्ट में कही गई है। और फिर कहा जा रहा है कि सरकार ने क्या है कि सामाजिक आर्थिक जो सेवाएं हैं उनका विस्तार करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक जो बुनियादी ढांचा है उसके उपयोग को बढ़ावा दिया है। और इस उपयोग या कह सकते हैं कि जो डिजिटल सार्वजनिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बढ़ावा देने के कारण इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इन प्रयासों को बड़े पैमाने पर इंटरनेट शटडाउन, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा की कमी और ग्रामीण समुदायों के बीच इसके कारण क्या है कि असमानता फैली है, यानी इससे कह सकते हैं कि असमानता में वृद्धि हुई है, और इससे क्या है कि इनको नुकसान भी पहुंचा है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें तो जो भारत सरकार है इस प्रकार की रिपोर्टों को अतीत में खारिज करती आ रही है और इन्हें क्या है कि राजनीति से प्रेरित बताती आ रही है। तो ये पूरा मामला था जिसके बारे में हमने चर्चा की। अब बात कर लें कि इस पूरे रिपोर्ट में भारत के किन कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों से संबंधित जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है, या कह सकते हैं कि मानव अधिकार के दमन उत्पीड़न की घटनाओं को जो बताया गया है या जिनका जिक्र किया गया है वे कौन सी घटना है। तो उसमें मूल रूप से क्या है, बीबीसी के दफ्तरों पर छापे मारे जाने की घटना, और दूसरा क्या है कि हरियाणा के नूह में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी उसका जिक्र किया गया है। फिर मणिपुर की हिंसा की बात कही गई है, जम्मू कश्मीर की बात कही गई है, और भारत में जो महिला पहलवानों ने विरोध जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया था उसकी चर्चा की गई। अब एक एक करके संक्षिप्त में सभी घटनाओं की अगर हम चर्चा करें तो पहली घटना है या जिस घटना की चर्चा इस रिपोर्ट में की गई है वो है बीबीसी के दफ्तर पे छापे मारे जाने की घटना। देखिए, इस घटने की जो चर्चा की गई है वो एक डॉक्यूमेंट्री के संदर्भ में की गई है, और वो डॉक्यूमेंट्री थी कि इंडिया या कह सकते हैं कि मोदी के संदर्भ में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन, यानी उसका नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और ये क्या है कि इस नाम से दो पार्ट में क्या है कि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और ये डॉक्यूमेंट्री क्या थी कि मोदी के जो प्रारंभिक कह सकते हैं कि राजनीतिक समय है या जो पहले का जो समय है जिसमें क्या है कि इनके प्रारंभिक राजनीतिक काल की बात कही गई है। और इसमें मूल रूप से क्या है कि ये बात कही गई थी कि मोदी सरकार अपने प्रारंभिक दौर में क्या है कि जो मुसलमानों की सुरक्षा का मामला था उसमें नाकाम रही थी, और इसी संदर्भ में ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। और इसी संदर्भ में क्या है कि बीबीसी के मुंबई और दिल्ली के दफ्तर पे छापे पड़े थे। तो इसी के बारे में इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है। दूसरा जो मामला है ये हरियाणा के नूह का है। ये घटना कुछ ऐसे घटी थी कि हरियाणा के नूह में कुछ हिंदू धर्म अनुयायी क्या है कि एक जुलूस निकालते हैं। मूल रूप से क्या था कि ये एक बजरंग दल का जुलूस था जो निकाला जाता है, उसके बाद उसके ऊपर पथराव होता है, और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर हरियाणा में सांप्रदायिक दंगा का माहौल उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद इस पर रोक लगाने के लिए सरकार कार्रवाई करती है, लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने मुसलमानों के ऊपर खासकर कार्रवाई की, उनकी संपत्तियां जब्त की और इनको गिरफ्तार किया। तीसरी जो घटना की चर्चा की गई है ये मणिपुर की घटना की बात कही गई है। ये घटना थी कि मणिपुर में जो बहुसंख्यक आबादी क्या है कि मैतेई वहाँ के ट्राइब्स हैं, और दूसरी जो वहाँ के अल्पसंख्यक कुकी है, इनके बीच में क्या है कि आरक्षण को लेकर विवाद हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे प्रदर्शन हुए और उसमें आपस में ये दोनों समुदाय लड़ गए, और उसके बाद काफ़ी यहाँ पर हिंसा हुई। उस घटना की चर्चा की गई है। और फिर क्या है कि जम्मू कश्मीर में अभिव्यक्ति की आज़ादी, विरोध प्रदर्शन की आज़ादी, और इस तरह से 370 या जो जम्मू कश्मीर में जो विभिन्न क्या है कि घटनाक्रम चले हैं वर्तमान में,
और पिछले 1-2 वर्षों में जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो घटनाएं हुई हैं उनका भी वर्णन इस पूरे रिपोर्ट में किया गया है। और फिर क्या है कि भारत में जो दिल्ली के जंतर मंतर पे क्या है कि कह सकते हैं कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष जो ब्रजभूषण शरण सिंह है, जिनके खिलाफ में क्या है कि महिला पहलवानों ने यौन दुर्व्यवहार को लेकर जो प्रदर्शन किया, और बाद में क्या है कि इन महिला पहलवानों ने, इसमें कुछ क्या है कि कुछ ओलंपिक पदक विजेता भी पहलवान शामिल थे, जिन्होंने बाद में क्या है कि त्यागपत्र दिया, और बहुत सारे ऐसे पहलवान थे, महिला पहलवान विशेषकर, जिन्होंने अपने पदक को वापस किया। इस घटना का भी जिक्र इस पूरे रिपोर्ट में किया गया है। और इसी के आधार पर क्या है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जो सरकार है वो धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव कर रही है। तो यही पूरा मामला है और इसी के संदर्भ में हमने चर्चा कर ली। अब देख लेते हैं कि आखिर ये ह्यूमन राइट वॉच है क्या। तो अगर सामान्य तौर पे बात करें तो यह मानव अधिकारों की वकालत करने और उसकी रिसर्च करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, और यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है। और यह संगठन मूल रूप से दुनिया भर की मीडिया का ध्यान मानव अधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। और अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1978 में हेलसिंकी वॉच के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और तब इसका उद्देश्य क्या था कि हेलसिंकी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में मानव अधिकार का जो हनन हो रहा था उसकी जांच करना। यह समझौता मुख्य रूप से सोवियत संघ और यूरोप और इसी के साथ क्या है कि अमेरिका के बीच में जो तनाव हुआ था उसको कम करने के लिए किया गया था। और इस समझौते पे लगभग 35 कंट्री 35 देशों ने मानव अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए क्या है सिग्नेचर किए थे। ठीक है। और वर्तमान में क्या है कि इसके अंतर्गत कुल 100 देशों ने मानव अधिकार से जुड़ी नीतियों और कार्रवाई पर ये क्या करता है संगठन नजर रखता है। और इसी के आधार पर क्या करता है कि यह अपनी वैश्विक रिपोर्ट जारी करता है। और अभी हाल ही में इसी के संदर्भ में इस संगठन ने वर्ष 2024 की अपनी वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई है। और इसी में क्या है कि भारत के संदर्भ में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बात कर लें कि इस पूरे संगठन का जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका ऑफिस अवस्थित है। तो क्या है कि हमने अब तक देख लिया कि आखिर जो ये ह्यूमन राइट वॉच है इसकी जो रिपोर्ट आई है इसमें भारत के संदर्भ में कौन सी बातें कही गई हैं। ठीक है। दूसरी हमने देख ली कि कौन सी घटनाओं का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है, और फिर हमने देख लिया कि आखिर ह्यूमन राइट वॉच है क्या। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों को अधिकार देने के संदर्भ में हमारे संविधान के किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, क्योंकि ये भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को जो विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं वो किस अनुच्छेद में किए गए हैं, तो उसमें कुछ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। उसमें सबसे पहला आएगा आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15। इसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा आर्टिकल 16 है। इसमें कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामले में नागरिकों को क्या है कि समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसी के साथ अगर आर्टिकल 25 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि लोगों की अंतःकरण की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की आज़ादी दी जाती है। और आर्टिकल जो 26 है इसमें कहा गया है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना, उसका रख रखाव करना तथा अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का संपूर्ण अधिकार होगा। और अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या उसमें बढ़ावा देना
या उसके रख रखाव के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो ये बातें कही गई हैं। और इसी के साथ क्या है कि आर्टिकल 28, 29, 30 और इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित बातें कही गई हैं। अगर आर्टिकल 28 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और अनुच्छेद 29(1) में कहा गया है कि भारत के किसी भाग में रहने वाले नागरिकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि या उनकी अगर कोई संस्कृति है तो उसको संरक्षित करने का इनको अधिकार प्रदान किया गया है। जबकि क्या है कि आर्टिकल 31 में सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर, अपनी पसंद के आधार पर अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने, उसको प्रबंधित करने की भी बात कही गई है। और आर्टिकल 32 के तहत कहा गया है कि अल्पसंख्यक प्रबंधित जो शैक्षणिक संस्थान है उनको राज्य से सहायता प्राप्त करने के मामले में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना है। तो इस तरह से क्या है कि हमारे संविधान में जो अल्पसंख्यक हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। और वो अधिकार किस आर्टिकल के तहत दिए गए हैं, कहाँ वर्णन किया गया है, उसकी हमने चर्चा कर ली। अब आज ही के चर्चा पर क्या है कि एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के किस प्रावधान के अनुसार राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसके बारे में क्या है कि विकल्प दिए गए हैं आर्टिकल 22, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो ये प्रश्न था। और ये जो मुद्दा है अगर हम बात करें तो इस पर आपके मुख्य परीक्षा के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक दुनिया भर में मानव अधिकार पर काम करने वाले एक बड़े संगठन ने क्या है कि इस तरह की रिपोर्ट भारत के खिलाफ दी है। तो हमें क्या है कि इस पर विचार करना होगा कि आखिर वे कौन से कारण हैं जिसके कारण वैश्विक स्तर पे इस प्रकार के प्रश्न हमारे से पूछे जा रहे हैं, यानी भारत के संदर्भ में पूछे जा रहे हैं, भारत की आलोचना की जा रही है। तो भारत को इसके लिए किस आधार पर तैयारियां करनी चाहिए या अपने में सुधार करना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने क्या है कि ह्यूमन राइट वॉच की जो वैश्विक रिपोर्ट 2024 थी उसके प्रमुख पहलुओं पर चर्चा कर ली। अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दे सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको और भी कुछ जानना है इसके बारे में तो वो भी प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज इस सेशन में इतना ही। नए सेशन में एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।